नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं मापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लास। आज हम यहाँ पर एक हैं पढ़ने के लिए 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं पाठ्य पुस्तक भाग 2 का चैप्टर 4, जिसका नाम है कैमरे में अपाहिज। और ये एक कविता है, ये लिखी गई है रघुवीर सहाय जी। तो आपने देखा हमने लास्ट सेशन की सजा और साथ ही अर्थ ग्रहण संबंध को डिस्कस कर लिया था और मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था कि आप इन सभी अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, अपनी कॉपी में लिखें और यानी कि इसका उत्तर आप लिखकर दिखाएं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो आता है यानी कि आपके एग्जाम में एक काव्यांश आता है और आपको उससे दिए गए जो प्रश्न उसमें से उसके उत्तर आपने देने होते हैं। तो ये सेम चीजें हैं लगभग, यानी कि अगर आप काव्यांश को समझ जाते हैं तो लगभग वही चीजें आपके एग्जाम में आती हैं और फिर उसी तरह से आपके प्रश्न भी वहां पर आते हैं। इसीलिए ये पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक। चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका था, यानी कि हमने बहुत सारी चीजें इस पाठ से संबंधित पढ़ ली थी, लेकिन जो एक मेन और जो महत्वपूर्ण चीज है वो है काव्यगत विशेषता। यानी कि जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था व्याख्या और अर्थ ग्रहण को, यानी कि ये वाला जो प्रश्न था, निम्नलिखित वाक्यों को वाक्यांशों को ध्यान में व्याख्या कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों की के उत्तर दीजिए। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद जो है अभी हमारा यहाँ पर पेश है वो है, देखिए इसमें हमारे जितने भी काव्यांश थे, चारों काव्यांश, तीनों काव्यांश हमने पढ़ लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है काव्य बोध संबंधित प्रश्न। काव्य बोध संबंधित आपसे कहा तो आप क्या करेंगे, अगर आप इसी तरह से इसको पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे हर तरीके से, तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी आपको इस काव्यांश के को हल करने। आपने देखा कि अभी तक हमने यहाँ पर सैंपल पेपर तो सॉल्व नहीं किया है, लेकिन अगर आप यहाँ पर सैंपल पेपर देखेंगे, आप देखेंगे लास्ट 5 इयर्स के अगर आप सैंपल पेपर आकर देखेंगे तो लगभग 3 काव्यांश जरूर आते हैं हमारी पार्टी से। 2 जो होते हैं वो ऑप्शन में होते हैं और एक जो होता है वो आपका कंपलसरी हो तो करना ही। तो यानी कि अगर आपकी 3 कविताएं काव्यांश के रूप में आ रही हैं और बाकी आपके 5 प्रश्न जो है वो रिटर्न आंसर लिखने के लिए आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी कविताओं पर अपनी अच्छी पकड़ जो है रखनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि ये है काव्य सौंदर्य, और ज्यादातर जो है आपका जो प्रश्न आता है वो यही आता है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो जैसे कि फिर से यहाँ पर हम उन्हीं काव्यांशों को लेंगे और उनके काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करेंगे, उनके काव्य सौंदर्य से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। तो देखिए, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं, तो आप अपाहिज क्यों हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जैसे सबसे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, कुछ काव्यांश दिए गए हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे और उसके काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख क्या है, और वो बता नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा था। प्रश्न है कि काव्यांश का भाव स्पष्ट। ये आपका प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 आपके ऑप्शन में काव्यांश आएंगे और एक आपका कंपलसरी काव्यांश आएगा, तो उसमें आपको ये प्रश्न जरूर मिलेगा, काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट। तो जैसे आप देखेंगे आपको यहाँ पर भाव सौंदर्य बताना है, काव्यगत एक तरह से बोध, काव्य बोध संबंध बताने हैं। तो जैसे आप देखेंगे आंसर कि इस काव्यांश में कवि ने मीडिया की हृदयहीन कार्यशैली पर व्यंग, यानी कि हृदयहीन काव्य शैली पर व्यंग किया, कार्यशैली पर व्यंग किया है, यानी कि वो बिना मन के, बिना बिना हृदय के, ठीक है ना, वो काम करते हैं, हृदयहीन काव्य शैली है। और वो अपने संचालक जो होता है वो अपने कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए एक अपाहिज से उटपटांग सवाल करके उसकी भावनाओं के साथ खेलता है,
उसके दुख को कुरेदना चाहता है, परंतु अपाहिज चुप रहता है क्योंकि वह अपना मजाक नहीं उड़वाना। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले कि हृदयहीन काव्य कार्यशैली का व्यंग, तरह से उन लोगों में हृदय नहीं होता, उन लोगों में संवेदनाएं नहीं होती, किस तरह से वो जो दूसरे लोगों की एक तरह से संवेदनाओं को समझे बिना, उनकी भावनाओं को समझे बिना, उनके लिए, क्योंकि जिसके पास हृदय होगा वो कभी दूसरों का दिल नहीं दुखाएगा। ठीक है ना। जिसके पास खुद दिल होगा तो वो कभी दूसरों का दिल नहीं दुखाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है तो आप देखेंगे बहुत ही यहाँ पर देखिए है, तो यहाँ पर एक लाइन जो है कि मीडिया की हृदयहीन कार्य व्यक्त है, और बाकी जैसे कहा कि कार्यक्रम को रोचक और प्रभावी है, जिनको अब वो उत्तर नहीं देना चाहता है, उसके दुख को कुरेदा जा रहा है, और इसीलिए वो अपाहिज जो है कहता है। क्यों चुप है? क्योंकि वो अपना मजाक जो है ना चाहता। शिल्प सौंदर्य बताइए। तो देखिए शिल्प सौंदर्य का अर्थ होता है कि किस तरह की बोली भाषा का प्रयोग किया गया है, किस तरह से लिखा गया है इसका को। तो देखिए इस काव्य में यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो शिल्प सौंदर्य का अर्थ होता है कि आपको जो एक तरह से लिखा कैसे ना, काव्य को लिखने का तरीका क्या है। तो इस काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग है, प्रश्न शैली से संचारकों की मानसिकता को प्रकट किया गया है, और नाटकीयता है, मुक्तक छंद का प्रयोग है, कोष्टकों का प्रयोग किया गया है ना। मुक्तक छंद का प्रयोग भी है, कोष्टकों का प्रयोग किया गया है, नाटकीयता है, खड़ी बोली है, और एक तरह से सरल सहज भाषा प्रयोग किया गया है। ये आप लिख सकते हैं इसमें लाइन। और ये इसी काव्यांश के लिए नहीं, हर काव्यांश, जो भी काव्यांश आप चाहे इस कविता का कोई काव्यांश या आप चाहे दूसरी कविता का कोई है, तो जब शिल्प सौंदर्य की बात आया कि कविता को किस शैली में लिखा है, ये आपको बताना। ठीक है। दुख देता काव्यांश में निहित योजना को स्पष्ट की, अलंकार योजना कैसी है ना, अलंकार किस तरह से यहाँ पर। और मैंने आप लोगों से एक और चीज, आप क्लास 12th में हैं, और क्लास 12th में ये अलंकार, ये समास, ये एक तरह से ये टॉपिक्स आपके व्याकरण में नहीं होते, लेकिन फिर भी आप लोगों को लगता है क्योंकि अलंकार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हिंदी व्याकरण का। और इससे जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो प्रश्न है आप देखिए कि निहित अलंकार योजना को स्पष्ट कीजिए कि कौन कौन से अलंकार इसमें है। तो यहाँ पर अगर आपको अलंकारों का ज्ञान नहीं होगा, अलंकारों को आप भूल गए होंगे, अलंकार आपको नहीं पता होंगे, तो आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे। तो यहाँ पर देखिए आप बता सकते हैं दुख देता, दुख देता होगा, यानी कि द वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, आपका अपाहिजपन अवर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, इन दोनों में ही अनुप्रास अलंकार है। ठीक है ना। फिर आता है बड़ा बड़ा, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, जब एक शब्द एक साथ जब एक से अधिक बार रिपीट होता है तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो है वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसके बाद कई बार बताइए, बहुत सारे प्रश्न किए जा रहे हैं, तो प्रश्न अलंकार का प्रयोग से काव्यांश को प्रभावशालिता को बढ़ाया गया। ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले काव्यांश का कुछ प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करे, और जैसे मैंने बताया कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये आपने समझा होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फुली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उस होठों पर एक कसवसाहट भी, और आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को संग में रुला, हम संग में दोनों को रुलाते हैं। तो सेम जो प्रश्न आपके यहाँ पर बताए गए हैं, प्रश्न है काव्यांश का भाव सौंदर्य। देखिए इसमें जो प्रश्न आएगा वो यही मेन होगा। ठीक है ना, भाव सौंदर्य। उसके बाद दूसरा प्रश्न शिल्प सौंदर्य। उसके बाद काव्यांश बिंब का विधान स्पष्ट कीजिए कि किन किन बिंबों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है ना। तो इसी से यही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहला जैसे हमने कहा काव्य सौंदर्य जो यहाँ पर बताना है, भाव सौंदर्य बताना है, तो इसमें मीडिया की संवेदनहीनता को दर्शाया है,
वे अपने अब उस काव्यांश के आधार पर आपने उत्तर देना है। आपने पिछले काव्यांश के साथ मैच नहीं करना है, आपने दिए गए काव्यांश के साथ के आधार पर उत्तर देना है। तो मीडिया की सबसे पहली लाइन तो आप ये लिख ही सकते हैं हर जगह कि आपने यहाँ पर देखा है कि काव्यांश में मीडिया की संवेदनहीनता को दर्शाया है और कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिए वो दूसरों की को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। यदि कहते हैं ना कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, यानी कि इसे जूम करके दिखाओ, इसकी आंखों में जो ये दुख है, जो इसके आंसू हैं, वो दिखने चाहिए लोगों को। वो जो एक होठों पर उसकी कसमसाहट है, जो वो नहीं बोल पा रहा है, जो उसके अंदर एक दर्द है, वो दिखाओ लोगों को। तो वो दूसरों की पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और उन्हें किसी के कष्ट से, किसी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं होता। वो कोशिश करते हैं कि दर्शकों में भी करुणा का भाव जागृत हो कि साथ में रोने लगे। यदि दोनों रोने लगेंगे तो उनके कार्यक्रम का व्यवसायिक उद्देश्य पूरा हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर शिल्प सौंदर्य की बात की है तो शिल्प सौंदर्य यहाँ पर आएंगी कि किस तरह से लिखा गया है इसका। तो सबसे पहले फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर, कहते हैं ना कि फूली आंख की एक बड़ी बड़ी तस्वीर दिखाओ, तो ये एक दृश्य बिंब है यहाँ पर। लाक्षणिकता एवं व्यंजना शब्द शक्ति का चमत्कार है। कम शब्दों में अधिक बात कही गई है। पर्दे पर तथा बहुत बड़ी में अनुप्रास अलंकार है। नाटकीयता शैली का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति की गई है। मुक्तक छंद है और कोष्टक का प्रयोग करके भावों को स्पष्ट करने की गई है। अगला प्रश्न था हमारा यहाँ पर कि काव्यांश में बिंब विधान को एक तरह से बताइए। तो इसको दो अलग अलग दृश्य बिंबों का विधान यहाँ पर किया गया है, जैसे खुली हुई आंखों की बड़ी तस्वीर और होठों पर जो कसमसाहट है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट था इसका, उसको कंप्लीट कर लिया है। यानी कि हमने काव्य सौंदर्य संबंधित जो बोध थे उनको भी डिस्कस कर लिया है और ये आपके एग्जाम ये बहुत ही ज्यादा है, तो इसीलिए इनको कुछ करें, इनका उत्तर लिखने की सेम प्रश्न दोनों काव्यांश। अब हम आते हैं आगे अपने पाठ्य पुस्तक, यानी कि अभी तक हमने पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम पाठ्य पुस्तक से संबंधित हल यहाँ पर करने वाले हैं कि जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो आपके काव्यांश आते हैं ऑप्शन में, है ना। आपको दो अलग अलग काव्यांश दिए होंगे और उनमें से किसी एक पर आपने दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और फिर उसमें चाहे किसी भी तरह के प्रश्न हो। और उसके बाद जो सेकंड आता है आपका, वो कंपलसरी आपका काव्यांश होता है, यानी कि उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। उसमें आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देने ही देने होते हैं। और जो उसके बाद आपके 5 प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, वो आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका के किसी भी काव्य खंड के चैप्टर से, किसी भी कविता से। कि हम यहाँ पर काव्य खंड की बात कर रहे हैं, तो अभी मैं काव्य खंड के बारे में ही आपको बता, तो किसी भी काव्य खंड के किसी भी चैप्टर से कोई भी कविता पर आ सकती है ना, और उससे जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पर आ सकते हैं। तो कोई 2 नंबर के आपके प्रश्न, 1 नंबर है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कह रही, क्योंकि क्लास 12th में जब आप होते हैं तो बहुत सारा आपके पास बर्डन होता है, सिलेबस होता है और बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके होते हैं। और उसके बाद आपके पास एक बर्डन होता है कि अब आने वाले समय के लिए आपने किस तरह से करनी है, अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए किस तरह से तैयारी करनी है। तो एक तरह से पूरा माइंड जो है डाइवर्ट रहता है। तो एक हिंदी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, यानी कि यहाँ पर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं बहुत कम समय देकर। अगर आप स्कूल में भी बहुत सीरियसली होकर अगर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जिस तरह से हम यहाँ पर आपको डिस्कस करते हैं, आपसे शेयर करते हैं, आपको बताते हैं, तो इस तरह से अगर आप केवल स्कूल में भी हिंदी पढ़ लेंगे तो आपके लिए आगे एग्जाम के लिए बहुत इजी हो जाएगा। और वरना देखिए, जैसे मैंने कहा कि आप काफी अच्छी परसेंटेज जो है स्कोर कर सकते हैं हिंदी को अच्छे से पढ़कर, ठीक है ना। और आपको पता है कि हिंदी का ज्ञान होना ज्यादा आवश्यक है हमारे लिए। तो इसीलिए कोई भी चैप्टर पढ़े उसको साथ के साथ नोट करें, याद करें, कोई भी डाउट हो उसको पूछें। तो अब जैसे हम कहा कि आपके 5 प्रश्न आते हैं और 5 से ज्यादा भी आते हैं, लेकिन
हैं, कुछ आपके केवल 1 नंबर के, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तिका से जुड़े हुए हैं। कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टकों में रखी गई हैं। अब देखिए कोष्टक का क्या मीनिंग है, ये आप यहाँ पर देखिएगा कि कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी मीनिंग को स्पष्ट कहा गया है और फिर उसके बाद उस मीनिंग को स्पष्ट किया जाता है, क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि उसके अर्थ को हम वहां पर जोड़ लें। तो कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टक में गई हैं, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य, क्या क्यों आवश्यक, क्यों ये उचित है, ठीक है। तो कवि ने कुछ पंक्तियां, आप अगर चाहें तो रफ नोट को सकते हैं, अन्यथा आप खुद से लिखकर लाने का प्रयास करें तो आप आगे। अभी आप ध्यान पूर्वक सुन। कवि ने कुछ पंक्तियां कोष्टकों में रखी है। आपने कविता पढ़ी और आपने देखा कि कवि ने कुछ पंक्तियों को कोष्टक में रखा है। ये कोष्टक कवि के मुख्य भाव को व्यक्त करते हैं, कवि के मुख्य भाव को व्यक्त करते हैं और इनमें लिखी पंक्तियों के माध्यम से अलग अलग लोगों को इसमें जो लिखी गई पंक्तियां हैं इनके माध्यम से अलग अलग लोगों को संबोधित है। जैसे यहाँ पर कई बार कैमरामैन को किया गया है, ठीक है ना, कई बार जो है यहाँ पर उस विकलांग व्यक्ति को किया गया है, आप इसको कैमरा दिखाओ बड़ा बड़ा, ठीक है। कई बार दर्शकों से कहा गया है कि दर्शक धैर्य रखिए, धीरज रखिए, ठीक है ना। तो इस तरह से एक तरह से संचालन करने के लिए ये सारे, जैसे कि आप देखेंगे कैमरामैन के लिए कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, ठीक है। और दूसरा कैमरे पर यानी कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, ये तो कैमरामैन के लिए। फिर यहाँ पर बताया है कि आपको कैसा लगता है अपाहिज होकर, फिर खुद इशारा करके वो बता रहे हैं, यानी कि उनसे वो मनमानी करवाना चाह रहे हैं, अपने तरीके से काम करवाना चाह रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा लगता है, हम खुद इशारा करके बताएंगे कि क्या ऐसा, है ना। तो ये सारे जो प्रश्न जो है वो कोष्टक है, या प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी कोष्टक में रखा गया है। फिर अपंग व्यक्ति से कहा गया है, ठीक है, कोष्टक में जो चीजें रखी गई है कि बताइए, नहीं तो क्या, कोष्टक के अंदर यह अवसर आप खो देंगे, यानी कि उसको कहने की कोशिश की जा रही है कि आपको ये जो बहुत अच्छा मौका मिला है दुनिया के सामने अपने दुख को रखने का, अपने कष्टों को रखने का, तो ऐसा मौका शायद ही आपको आगे कभी मिलेगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका कोष्टक में रखा गया है। बस थोड़ी कसर रह गई, यानी कि अब चलो कैमरा बंद करो क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है, बस थोड़ी कसर रह गई, हम दोनों को साथ में रुलाने वाले थे, तो इस चीज को कि थोड़ी कसर रह गई, इसको आपका ब्रैकेट रखा गया है। ये कोष्टक कविता के मुख्य उद्देश्य को अभिव्यक्त करने में सहायक है कि किसी भी पंक्ति के अर्थ को क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए ये कोष्टक जरूरी होते, तो ये कविता के मुख्य उद्देश्य को अभिव्यक्त करने में भी सहायक होते। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्रश्न 2 हम पढ़ेंगे, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। बहुत ही मजेदार सा प्रश्न। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी हुई, यानी आपको करुणा के मुखौटे में कहा है कि यहाँ पर जो है, अब देखिए किसी व्यक्ति, कोई भी इंसान जब अपने दुख को शेयर करता है, जब अपने कष्ट को साथ शेयर करता है, आप कहते हैं ना कि इंसान के पास सुख के लिए मित्र हो ना हो, सुख के लिए जरूर होने चाहिए, यानी कि अगर आप किसी मित्र का दुख में अगर साथ देते हैं तो फिर आप सुख में एक तरह से सुख का, यहाँ पर उसके सुख में अगर आप साथ नहीं भी देंगे तो कोई भी ज्यादा वहां पर दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा होगा, जैसे हमने कहा कि वो जो मीडिया कर्मी है वो क्या करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं कि वो दर्शकों को अपना दुख दिखाए, वो दर्शकों को अपना कष्ट दिखाए, वो अपनी परेशानी बताए, और ये कहना चाह रहे हैं कि इससे क्या होगा, इससे आपको आपका दुख दूर होगा। देखिए
संबंध चाहे कोई भी हो, अगर वो आपके दुख में साथ नहीं है तो फिर ऐसे संबंध का कोई अर्थ नहीं है। फिर सुख के संबंधों का कोई अर्थ नहीं, यानी कि संबंध चाहे कोई भी हो, अगर वो आपके दुख में साथ नहीं तो सुख के संबंधों का कोई अर्थ नहीं होता। तो यहाँ पर जो है, जो आपके दुख को, अब देखिए वो लेकर तो आए हैं कि हम आपका दुख बांटेंगे, यहाँ पर आपकी परेशानी बांटेंगे, आपकी परेशानी लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन उसको और दुख दे रहे हैं, और पीड़ा दे रहे हैं, और कष्ट दे रहे हैं, और फिर उसके बाद उनको क्या, एक तरह से क्या सुख, तो क्या मतलब जब उसकी पूरी तरह से उसके दुख, उसको उसके दर्द को और बढ़ा दिया गया है। तो देखिए अपनेपन की भावना में छिपी क्रूरता व्यक्त करती है सामाजिक उद्देश्य के नाम पर। लास्ट में क्या कहते हैं कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से बना हुआ कार्यक्रम। सामाजिक उद्देश्य के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है। यह कार्य ऊपर से करुणा के भाव को दर्शाता है, यानी कि ऊपर से तो दिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक अपाहिज की परेशानी लोगों के सामने दिक्कत होती है, उन्हें कितनी परेशानी होती है उन्हें अपने इस अपाहिजपन से, और दूसरा जो है वास्तविकता कुछ और ही होती है। संचालक अपाहिज की अपंगता को बेचना चाहता है, वह रोचक कार्यक्रम बनाना चाहता है ताकि उसका कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय हो सके। अपंग की पीड़ा से उसको कोई लेना देना नहीं। कविता यह बताती है कि दूल्हे इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम कारोबारिक दबाव के कारण संवेदनहीन या संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं, और इस तरह दिखावटी अपने भावना क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाती है। तो विचार करके लिखिए कहा है, तो काफी अच्छे से मैंने डिस्क्राइब कर दिया है आपके लिए। अब आप चाहें तो इसको खुद से भी घर पर बनाकर अच्छे से लिख सकते हैं। अब एक और प्रश्न यहाँ पर है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि हम समर्थ शक्तिवान, ये प्रश्न आपका आता है, ध्यान दीजिएगा इसे जरा। हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। अब देखिए इसी का सेम प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए जैसे हमने कहा कि यहाँ पर जो है कवि इन पंक्तियों के माध्यम से जो है व्यंग कर रहे हैं कि हम समर्थ शक्तिमान, समर्थ शक्तिमान। जैसे मैंने आपको बताया कि इस पंक्ति के माध्यम से मीडिया की ताकत और कार्यक्रम संचालक की मानसिकता का पता चलता है। मीडिया कर्मी या मीडिया संचालक अपने प्रचार प्रसार की ताकत के कारण किसी का भी मजाक बना सकते। बताया था मैंने कि मीडिया जो है अपने प्रचार प्रसार के कारण किसी को भी फर्श से अर्श तक लेकर चली जाती है, यानी कि जिसके पास कुछ नहीं है, जिसको कोई नहीं जानता, वो भी रातों रात जो है आसमान बुलंदियों पर होता है, और जो बुलंदियों पर होता है वो भी रातों रात जो है जमीन पर आ जाता है मीडिया के प्रचार प्रसार के कारण। यानी कि मीडिया किसी का भी मजाक बना सकती है, किसी ये चैनल के मुनाफे के लिए संचालक किसी की भी करुणा को बेच सकता है। कार्यक्रम का निर्माण व प्रस्तुति संचालकों की मर्जी से होती है। तो इसीलिए उनको कहा है हम समर्थ शक्तिवान, कि हम सब कुछ करने में समर्थ हैं, हम शक्तिवान हैं, शक्तिशाली है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे। अब देखिए इस पंक्ति में लाचारी का भाव है, मीडिया के सामने आने वाले व्यक्ति कमजोर, मीडिया के सामने व्यक्ति आते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति जो है जिसको लेकर आएगा तो वो जाहिर सी बात कमजोर होगा, वो अपनी बात को वहां पर रखेगा। तो मीडिया के अटपटे प्रश्नों से संतुलित व्यक्ति भी विचलित हो जाता है, अपंग या कमजोर व्यक्ति को रोने ही लगता है। सब कुछ उसे इस कार्यक्रम संचालक की इच्छा के अनुसार करना है। तो इस तरह से हमने 3 प्रश्न यहाँ पर कर लिए। चौथा प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों साथ में रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता, यानी कि जो शारीरिक चुनौती का सामना कर रहा है, जो दिव्यांग व्यक्ति है, वो और दर्शक दोनों यदि साथ में रोने लग जाएं तो फिर जो प्रश्न करता है उसका कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। तो देखिए कार्यक्रम संचालक और निर्माता का केवल एक ही उद्देश्य होता है, अपने कार्यक्रम की सफलता। कोई भी
कार्यक्रम संचालक जो होता है, निर्माता होता है, उसका काम होता है कि वो किस तरह से अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाए, किस तरह से वो अपने चैनल को लोकप्रिय बनाए। कहते हैं बहुत ज़्यादा इस चैनल को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और इसको बहुत सारे लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से ताकि वो अपने धन और प्रसिद्धि प्राप्त कर सके, ताकि इससे वो धन और प्रसिद्धि प्राप्त कर सके, इस उपलब्धि के लिए उसे जो चाहे भी तरीका क्यों ना अपनाना पड़े, वह अपनाता है। और कविता के आधार पर यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों साथ में रोने लगते हैं, तो स्थिति बटोरने का संचालक का उद्देश्य पूरा हो जाता है। समाज उसे अपना हितैषी समझने लगता है तथा इससे धन और यश उसको मिलता है। प्रश्न 4 कंप्लीट होता है और मैं आशा करती हूँ कि जितने अच्छे से आप लोगों को चैप्टर मैंने पढ़ाया है, तो आप आसानी से इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अगला है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। ये प्रश्न भी आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण परीक्षाओं की दृष्टि से ये जो प्रश्न है वो आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? तो पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपने अपना किस रूप पर्दे पर वक्त की कीमत है। तो इस पंक्ति से कवि ने पूरे साक्षात्कार, अभी देखिए अभी तक तो वो कोशिश कर रहा था कि इसको सामाजिक उद्देश्य से बना था, सामाजिक उद्देश्य के लिए बना कार्यक्रम बना के रखे, ठीक है, अपाहिज को और लोगों में करुणा उत्पन्न करे, बहुत सारी चीजें। लेकिन जो लास्ट की पंक्ति थी उसने पूरा का पूरा नजरिया जो है बदल दिया। उसने यहाँ पर कहा कि एक व्यावसायिक नजरिया यहाँ पर सामने आया, वो था कि पर्दे पर जो कार्यक्रम दिखाया जाता है, पर्दे पर जो भी कार्यक्रम दिखाया जाता है उसकी कीमत समय के अनुसार होती है। यानी कि आधे घंटे तक चलेगा तो उतने पैसे होंगे, 1 घंटे तक चलेगा तो उतने पैसे होंगे, 1.5 घंटे तक चलेगा तो उतने पैसे होंगे। हर एक कार्यक्रम की कीमत जो है निश्चित होती है, फिक्स होती है। तो दूरदर्शन एवं कार्यक्रम संचालकों को किसी किसी का हित, जनता के हित, उनकी पीड़ा, उनके दुख से कोई मतलब नहीं होता। वो अपने कार्यक्रम को कम से कम समय में लोकप्रिय करना चाहते हैं। अपंग की पीड़ा के बजाय अधिक कम करने के बजाय अधिक कर दिया जाता है ताकि करुणा को नगदी के रूप में बदला जा सके। और संचालकों की इस तरह से आज हमने यहाँ पर अपना पूरा का पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है और लगभग 4 सेशन में हमने अपने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। और मैं आशा करती हूँ अच्छे से ये चैप्टर जो है, क्योंकि कई बार बच्चों को ये चैप्टर समझ में नहीं आता है। ये जैसे कविताएं होती हैं, कुछ कविताएं इंटरेस्टिंग होती हैं, कुछ एक तरह से समझने लायक होती है, लेकिन इस तरह की कविताओं पर बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन जिस तरह से लगभग 4 सेशंस में हमने इस चैप्टर को पढ़ा है, समझा है, इसके भावार्थ को समझा है, इसके अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया है, काव्य संबंधित काव्य सौंदर्य बोध संबंधित जो प्रश्न है उनको डिस्कस किया है, पाठ्य पुस्तक से संबंधित हल जो हमने किया है, तो इसके आधार पर मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर आ गया होगा। तो आपका होमवर्क है कि चैप्टर को अच्छे से कॉपी में जो है नोट करें, अच्छे से सारे प्रश्नों को हल करें और कोई भी डाउट हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर पूछ लें। इस तरह से हमारा चैप्टर और हमारा आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।